और बाहर लेके जाए। तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं स्वानुशासित होती हैं, तो तमाम व्हीकल के जो भी मालिक आए हैं और वह अपने अपने ड्राइवर को भेज करके यथोचित स्थान पर वाहनों को पार्किंग करवा करके इस कार्यक्रम को अनुशासित बनवाने में सहयोग करेंगे। और आगामी इस युवा सत्र के अध्यक्ष का जो अध्यक्षता करने वाले और पूरी जो साथी होंगे, तो वो पूरी टीमें मुझे पता है कि वो सारी उपस्थित होगी, तैयार होगी। स्पेशली मैं गुजरात टीम से सादर अनुरोध चाहूँगा कि उनको भी यहीं पर उपस्थित रखेंगे पूरे। और मैं अब ये कार्यक्रम को विधिवत रूप से संचालित करने के लिए सुरेश भाई रेडिया, स्वाति बहन को ससम्मान ये माइक सौंपते हुए मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को आप विधिवत रूप से आगे लिए चलेंगे। जोहार, जय आदिवासी, जय आदिवासी। सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है इस युवा सत्र के शुरुआत में। इससे पहले हम हमारे सामने एक छोटा सा प्रोग्राम देखेंगे, उसके बाद युवा सत्र का विधिवत शुरुआत करेंगे। मैं भरूच विद्यापीठ के बालाओं से विनती करता हूं कि वो अपना प्रोग्राम यहाँ पे शॉर्ट में दिखाए, उसके बाद हम विधिवत युवा सत्र का कार्यक्रम शुरू करेंगे। भरूच विद्यादीप के बालाए स्टेज पर आए। और पंडाल या आजू बाजू के जगह में जिनकी भी गाड़ियां खड़ी है, मैं सभी से विनती करता हूं कि वो अपनी जगह पार्किंग में लगाए, अन्यथा यहां अव्यवस्था खड़ी हो जाएगी। मैं सभी कार मालिकों या पंडाल में जो गाड़ियां हैं, स्टॉल में जो गाड़ियां हैं, उन सबसे विनती करता हूं कि वो अपनी गाड़ियां पार्किंग में ही लगाए, अन्यथा यहाँ पे अव्यवस्था खड़ी हो सकती है। कृपया हमें सहयोग करें, धन्यवाद। जय आदिवासी। हम विद्यादीप कम्युनिटी कॉलेज भरूच से है। हमारी कॉलेज सिर्फ आदिवासी बहनों के लिए काम करती है। आज हम आदिवासियों के सिचुएशन प्रॉब्लम्स के बारे में स्ट्रीट प्ले आपके सामने रजू करेंगे। थैंक यू। कितनी भी आई चुनौती हम डरते नहीं रे। कितनी भी आदिवासी मूलवासी है, हम आदिवासी मूलवासी है। जल जमीन जंगल के रखवाले हैं, जल जमीन जंगल के रखवाले हैं, जल जमीन जंगल के रखवाले हैं। हम आदिवासी प्रकृति पूजक और प्रकृति प्रेमी हैं। आदिवासी मिलजुल कर रहते हैं। आदिवासी समानता और एकता में मानते हैं। हमारा सिद्धांत है जियो और जीने दो। हम आदिवासी स्त्री पुरुष समानता में मानते हैं और एक दूसरे को मान सम्मान देकर रहते हैं। हम जो भी करते हैं मिलजुल कर करते हैं। आदिवासी ये है, आदिवासी वो है, आदिवासी ऐसे है, आदिवासी वैसे है, मगर कहाँ है अभी आदिवासी? हाँ हाँ, कहाँ है आदिवासी? धर्म के नाम पर, राजकारण के नाम पर झगड़े
सभी का कीमती वोट मुझे ही देना। अगर इस बार चुनाव में मैं जीत गया तो हर घर में शौचालय बनवाऊंगा, गांव में सड़कें बनवाऊंगा, बड़ी बड़ी योजनाएं लाऊंगा, गांव में धर्मस्थल का निर्माण करूंगा, मॉल बनवाऊंगा और इसी तरह गांव का विकास करूंगा। लाला भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। लाला भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। लाला भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या हम ऐसे नेता को वोट देंगे जो चुनाव जीतने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं दिखा रहा है? विकास का नाम देकर हम आदिवासियों से जल, जंगल और जमीन से बेदखल किया जा रहा है। क्या संविधान का सही अमल हो रहा है? आज आदिवासियों को समान हक और तक क्यों नहीं मिल रहा और हमें क्यों वंचित रखा जा रहा है? कहलाता आजाद देश में आज लोकशाही भागीदारी कहाँ है? आज की यह परिस्थिति में हमारा आदिवासी समाज कहाँ है? कहाँ है? ढूंढो 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 आदिवासी भाई को ढूंढो, ढूंढो 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 आदिवासी गांव को ढूंढो, ढूंढो 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 आदिवासी गांव को ढूंढो। मेरे गांव की एक कहानी थी, वो बड़ी सुहानी, खुशहाल थे गांव के सारे, मिलजुल कर रहते थे सारे। कहाँ गया मेरा गांव यारो, कहाँ गया मेरा गांव, कहाँ गया मेरा गांव यारो, कहाँ गया मेरा गांव। विकास का गाजर दिखा के गांव से बाहर कर दिया, बड़े बड़े सपने दिखाकर गांव से बाहर कर दिया, पैसों की लालच दिखाकर गांव से बाहर कर दिया। आधुनिकीकरण, वैश्विकीकरण के कारण गांव से बाहर कर दिया, बड़े बड़े लोगों के मनोरंजन के लिए गांव से बाहर कर दिया, बड़े बड़े कॉर्पोरेटर और कंपनी के फायदे के लिए गांव से बाहर कर दिया, बड़े बड़े बिल्डर्स के फायदे के लिए गांव से बाहर कर दिया। ये सब कम था तो बड़ी बड़ी योजना दिखाकर गांव से बाहर कर दिया। गांव से उजड़ा शहर में आया, पेट की आगे ने मजूर बनाया, कुटुंब का बीला बीड़ा लेकर चांद के नीचे चूल्हा जलाया, आंखों से छीन लिए रे जीने के सपने, आंखों में आंसू लिए रे, आंखों में आंसू लिए रे, मेरा पूरा गाँव आंखों में आंसू लिए रे। फुटपाथ ये खुले आसमान के नीचे सो रहा है मेरा गांव, कम पैसों में दिन रात मेहनत करता मेरा गांव, फटी हुई साड़ियों में और शिक्षा से दूर रात के अंधेरे में लिपट कर सो रहा है मेरा गांव। आने वाली परिस्थितियों का सामना कैसे करे, ये चिंता में हरदम सोचता हुआ मेरा गांव। अनेक बीमारियों के बावजूद सबके खाने की चिंता करते करते मरता हुआ मेरा गांव। कभी प्रकृति को लूटा नहीं, कभी स्वार्थी हुए नहीं। जीने के लिए जितना चाहिए उतना ही प्रकृति से लेने वाला आदिवासी, जल, जमीन और जंगल को संभाल के रखने वाला, लात मार के वहां से पानी निकालेगा, ऐसा है मेरा आदिवासी समाज। आज अपनी पहचान दिखाने से शर्मिंदगी महसूस करता है।
बंजर जमीन है। कोई सुविधा नहीं, ऐसी जगह पे विस्थापित किया जाता है। कौन खेल रहा है हमारे साथ? कौन खेल रहा है हमारे साथ? कौन खेल रहा है हमारे साथ? कौन है ये जंगुरा? कौन है ये मदारी? कौन हमें बंदर बना के नचा रहा है? बस बस हो गया ये खेल। उनके इशारे पे हम बहुत नाचे। जंगल का राजा वहाँ बिल्ली बनकर चुपचाप बैठा है, वो चुप है। इसका बहुत फायदा उठा लिया आप लोगों ने। बस अब हम हमारी बर्बादी अपनी आंखों से नहीं देख सकते। अभी हमें डट के खड़ा होना है इन सभी के खिलाफ। अभी हमें डट के खड़ा होना है इन सभी के खिलाफ। हमको हमारे संविधान में सब कुछ दिया गया है। हमको संविधान के हिसाब से सब कुछ मिलना चाहिए। हमारा संविधान हमको रक्षण दे रहा है। हमको रक्षण दे रहा है। हमको अधिकार दे रहा है, सुविधा दे रहा है, समान तक और हक दे रहा है। हम हमारे हक और अधिकार के लिए लड़े और शिक्षित बने, संगठित होंगे और संघर्ष करके अपने अधिकार पाएंगे। अच्छी शिक्षा पाके प्रशासकीय परीक्षा पास करके हमारे में से जब पैदा होंगे डॉक्टर, वकील, कलेक्टर, तभी तो ये सब मुमकिन है। हाँ, हम अच्छी शिक्षा लेंगे और हमारे हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे। हम आगे बढ़ेंगे, पॉलिटिक्स में भाग लेंगे और हमारे समाज के लिए लड़ेंगे, हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे। हमारे संविधान में हम हमारे संविधान को रक्षण करेंगे, समझेंगे और हम हमारे संविधान को समझेंगे, अमल करेंगे और संविधान का रक्षण करेंगे। पैसों की और नई योजनाओं देकर हमारे आदिवासियों को भिखारी मत बनाइए। अब समय आ चुका है बिरसा मुंडा बनने का और अंबेडकर की दिखाई हुई राह पर चलने का। आज हमें हम आदिवासी हैं ये साबित करने के लिए 33 सबूत देने पड़ते हैं। आओ हम सब संगठित बने, हमारे अधिकार के लिए लड़े। ये जल, जंगल और जमीन हमारा है। हाँ, ये जल, जंगल और जमीन हमारा है। ये हमारी संपत्ति, हम किसी की नई बातों में आकर हमारी संपत्ति हम किसी को नहीं देंगे। हाँ, हम किसी को नहीं देंगे। अब हम हमारे गांव से विस्थापित नहीं होंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर था, एक समाज को सीख दी है। उन बच्चियों के लिए जोरदार ताली एक बार। अभी हम इस 31वें आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन के युवा सत्र के विधिवत शुरुआत करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं युवा अध्यक्ष, आज तक के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन सभी को मैं ससम्मान स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा। आज तक के आदिवासी एकता परिषद के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष को मैं सभी साथियों को ससम्मान स्टेज पर आमंत्रित करता हूं। एक बार आप उनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। मैं नाम भी लेना चाहूंगा। केराम जमरा जी ससम्मान स्टेज पर पधारे। जीतू भाई भील राजस्थान से, एडवोकेट कैलाश वसावे जी, प्रेमचंद सोनवने जी, सुरेश रेडिया जी, मैं खुद हूं, और प्रकाश बंडोर जी मध्य प्रदेश से। सभी साथी कृपया करके स्टेज पर पधारे। हम इस ऐतिहासिक युवा सत्र की शुरुआत करने जा रहे हैं। आ गए हैं? आप ऊपर आओ ना, आ जाओ ना। मंडप वाले कृपया करके लाइट चालू करें। लाइट चालू किया जाए। मंडप वाले से निवेदन है, लाइट चालू करें। सभी साथी कृपा करके जगह पर खड़े हो जाए। अभी हम धरती वंदना के गीत से मां धरती को वंदन करके इस युवा सत्र के कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो कृपा करके जगह पे आप खड़े रहे और हम सभी साथ में धरती वंदना, मां धरती को वंदन करेंगे, मां धरती को नमन करेंगे। पड़ेता पान तोड़ची फूल तोड़ची नाय भूलजी आमो नाय भूलजी नाय भूलजी आमो नाय भूलजी यू धरती आखिने नाय भूलजी आमो नाय भूलजी नाय भूलजी
जी आमुनाय भूल जी यू धरती पे जीवे बादे जीवे बादे जीवे बादे जीवे बादे जीवे बादे जीवे बादे मिली ने जीवी जाहूँ जीवी ले जा नाये भूल जी आमू नाये भूल जी नाये भूल जी आमू नाये भूल जी यूं धरती आखिने नाये भूल जी आमू नाये भूल जी। आप कीजिए, अपने अपने जगह पर बैठ जाएं। अभी अभी जो स्ट्रीट पे जो बच्चियों ने भरूच विद्यादीप की स्कूल की बच्चियों ने स्ट्रीट प्ले किया, कॉलेज, ओके सॉरी कॉलेज, तो कीर्ति जी के तरफ से उनको 1000 रुपीज दिए जा रहे हैं। जोरदार तालियां। प्लीज आके अपना इनाम ले लीजिए। जोरदार तालियां शानदार परफॉर्मेंस के लिए। आगे हम कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हुए सबसे पहले अध्यक्ष चयन की ओर जाएंगे। मैं अध्यक्ष चयन के लिए गुजरात से प्रभात भाई राठवा जी से विनती करता हूं कि वो अध्यक्ष चयन के लिए स्टेज पर पधारे। गुजरात के साथी अध्यक्ष चयन में प्रस्ताव रखेंगे और जिनका समर्थन करेंगे दादरा नगर हवेली के साथी, और पगड़ी नए अध्यक्ष का पगड़ी की जो रस्म है वो हमारे वर्तमान अध्यक्ष जीतू भाई भील जी करेंगे। इस तरह से अध्यक्ष चयन का कार्यक्रम है। हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में हमारे जोहर, आपकी जय जिंदाबाद। 31वें आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन के यूथ विंग के अध्यक्ष के रूप में जयदीप भाई पटेल का हम गुजरात की ओर से चयन करते हैं। वो सूरत गुजरात से बिलोंग करते हैं। हमारे प्रभात भाई ने जिन युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नाम पारित किया है, इनका मैं सुरेश राणिया दादरा नगर हवेली की ओर से आदिवासी एकता परिषद के पूर्व युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष समर्थन करता हूं। क्या आप सभी सहमत हैं? अगर आप सभी सहमत हैं तो अपना अपना हाथ उठाकर समर्थन दे। धन्यवाद। और इनके लिए अभी जो हमारे वर्तमान
अध्यक्ष जीतू भाई भील जी, आप कृपया करके स्टेज पर पधारे और उनको पगड़ी की रस्म करेंगे। और हम चाहते हैं कि इस रस्म में हमारे बुजुर्ग साथी आदिवासी एकता परिषद के महासचिव माननीय अशोक भाई चौधरी जी और अध्यक्ष मंडल अगर यहाँ उपस्थित है तो कृपया करके स्टेज पे पधारे। और अध्यक्ष मंडल के युवा अध्यक्ष मंडल के साथी भी स्टेज पर रहेंगे तो बेहतर रहेगा। अध्यक्ष मंडल में बोला है, नाम नहीं बोला है, लेकिन अगर हमारे वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष मावर खराड़ी जी और महासचिव कृपया करके स्टेज पे पधारे। महावीर जी खराड़ी हमारे वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष कृपया करके स्टेज पे पधारे। वो कहीं अपने निजी काम में या इधर उधर होंगे। हम आगे की रस्म के लिए सबसे पहले हमारे वर्तमान अध्यक्ष आने वाले जो नए अध्यक्ष चयन होने हैं उनको फूलहार करके माला पहनाकर स्वागत करेंगे। आप सभी जोरदार तालियों से उनका सम्मान करेंगे। और आदिवासी रीति रिवाज रस्म के अधीन उनको पगड़ी पहनाकर हम उनका सम्मान करते हैं। और आने वाले 1 साल के लिए हम युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष की जवाबदारी उनको देते हैं। धन्यवाद और एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। इस अवसर पर मैं जीतू भाई भील जी से विनती करता हूं कि इस अवसर पर वो 2 शब्द संबोधन करेंगे। 31वां आदिवासी महासम्मेलन में संस्कृति एकता महासम्मेलन में देश के कोने कोने से मातृशक्ति युवा साथी बहनें पहुंची। आप सबको तहे दिल से लाख लाख जोहार। आपकी जय, आपकी जय। स्पीच करना है आपको। ऐसा है कि आज सब देश के आदिवासी एक जैसी समस्या है। पूरे देश में आदिवासियों की एक जैसी समस्या है, मगर समस्या का समाधान नहीं है हमारे पास। समस्या सब लेके आते हैं, समस्या सब लेके आते हैं, मगर कहीं ना कहीं समस्या का समाधान हम ढूंढने में असफल हो रहे हैं। देश में आदिवासियों को क्या कर रहे हैं? गैर आदिवासियों को आदिवासी बना रहे हैं और आदिवासियों को गैर आदिवासी बना रहे हैं। हक अधिकार हमारे इतने हैं कि हमें मांगने की जरूरत नहीं है। पूरे देश में हमारी संख्या देखी जाए तो राज्यों में 90% हमारी संख्या है, मगर राज 1% लोगों का है। हम क्या कर रहे हैं? हम किससे मांग रहे हैं न्याय? जब हम अपने ऊपर गैर आदिवासियों को राज करवाने के लिए बैठा दिया है और हम आज इतनी बड़ी देश में घटना हो रही है, हमारे लिए लड़ने के लिए कौन आएगा और कहां से आएगा? और लड़ेंगे तो कैसे लड़ेंगे? जैसे हमें कार्यक्रम में बताया गया अभी जस्ट पहले कि हम संवैधानिक तरीके से अगर लड़ें
तो हर एक चीज पर जीत हासिल कर सकते हैं। अगर देखा जाए जो छत्तीसगढ़ में 90% हमारी संख्या है, मगर क्या हो रहा है, देश में हमारा मालिक है, आदिवासियों को देश चलाने वाला हमारा मालिक है, मगर क्या हो रहा है, ये बातें हम कब तक माइक पे बोलेंगे, कब तक मंच पे बोलेंगे और कब तक इस समस्या को ढूंढते रहेंगे, हल करने वाले व्यक्ति को ढूंढते रहेंगे। क्योंकि आज पूरे देश में सबसे ज्यादा आदिवासियों के सबसे टुकड़े ज्यादा किए हुए हैं। हर राज्य में आदिवासियों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया ताकि आदिवासी खुद ही लड़ रहे हैं एक दूसरे से उस कैटेगरी को लेके। ये बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या, आदिवासी हर एक महिला, हर एक बच्चा, हर एक बुजुर्ग धर्म के अंदर अपने धर्म मान चुका है, किसी गैर आदिवासी का धर्म। अब उस धर्म को लेकर रात दिन अपने ही लोगों को गैर आदिवासियों में धर्म में जोड़ा जा रहा है। ये दूसरी समस्या है। हमारी जो इकोनॉमिक है, अगर हम देखी जाए तो हम अपने राज्य में अगर एक दिन, अगर एक घर के अंदर हम अगर एक अगरबत्ती करते हैं, हमारी राज्य की संख्या माने जाए तो 1 करोड़ हो सकती है। अगर हम आदिवासी धर्मों में या इन अलग अलग गैर आदिवासी संगठनों में काम करेंगे तो यही हालत होगी। हम लोग अगर राज्य में एक घर में एक अगरबत्ती करते हैं और हमारी संख्या एक राज्य में 1 करोड़ है, तो हम लोग प्रतिदिन 1 करोड़ रुपए का धुआं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 1 करोड़। अब हम कहां से यूनिवर्सिटी बनाएंगे, कहां से शिक्षा प्राप्त करेंगे, कहां से अपने बच्चों को कलेक्टर बनाएंगे? जबकि ये देखा जाता है कि अगर एक बीएसटीसी हो या एक बच्चे की नॉर्मली कॉलेज की फीस हो, वो भर नहीं पा रहे हम लोग। कहां से अपने बच्चों को कलेक्टर बनाएंगे? कहीं ना कहीं तो हम लोग बड़ी बात कर सकते हैं कि हम कलेक्टर बना देंगे, एसपी बना देंगे या आईजी बना देंगे, जज बना देंगे, मगर कहां से बनाओगे? आपका बच्चा घर में नहीं पढ़ सकता क्योंकि गैर आदिवासियों ने अपनी लाइब्रेरी का प्रचार किया है। बच्चा ये समझ रहा है कि मुझे घर में नहीं पढ़ सकता हूं, मैं लाइब्रेरी जाके पढ़ूंगा। हम लोग सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों के दाखिले नहीं कराकर प्राइवेट स्कूलों में इतने पैसे दे रहे हैं, इतने पैसे दे रहे हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते। हमारे माँ बाप अनपढ़ हैं। हम लोग जो इंग्लिश मीडियम में बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं, हम लोग उनकी फीडबैक नहीं ले पा रहे हैं कि बच्चा जा तो रहा है मगर पढ़ क्या रहा है। हम लोग पूरी दुनिया के ज्ञान से चल रहे हैं। हम लोग अगर समझे, अगर हम लोग इस धर्म से बाहर आ जाएंगे तो हमारा संगठन हो जाएगा। हम लोग गैर आदिवासियों का राज खत्म कर देंगे तो हमें भीख मांगने की जरूरत नहीं है। हम लोग ये जो गैर आदिवासी हमें ज्ञान बांट रहा है कि लाइब्रेरी में पढ़ना चाहिए, ये कॉलेज में यूनिवर्सिटी इंग्लिश मीडियम ऐसा होना चाहिए, ऐसा हम लोग अगर व्यवस्थित तरीके से अगर हम लोग सब सिस्टमेटिक काम करें तो ना तो हमारे ऊपर अत्याचार होगा, ना कोई ये जो आप लोग जानते होंगे 4-5 राज्यों में आदिवासियों को गैर आदिवासी कैटेगरी में डाला गया है। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हमारे राज्यों में धर्म में बदल दिया गया है लोगों को, तो अब हम कैसे उनको वापस अपने धर्म में या अपनी व्यवस्था में लाके डालें? तो मैं युवा लोगों से कहना चाहता हूँ, युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूँ, अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप धर्म में 1 रुपये खर्च कर रहे हो, अगर आपके घर में 1 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो अगर आप राज्य के अंदर, पूरे राज्य के अंदर पूरा समाज मिलकर अगर एक दिन एक शिक्षा पे 1 रुपये खर्च करेगा, 1 रुपये करेगा, तो वो शिक्षा का निर्माण कर पाएगा, जिससे आपके बच्चे कलेक्टर बन पाएंगे, प्रशासनिक अधिकारी बन पाएंगे और अच्छे लीडर बन पाएंगे। क्योंकि उन्होंने समाज के पैसों से अगर शिक्षा ग्रहण की है तो वो समाज को बचाने का काम करेंगे। इसलिए हर रोज ये जो अगरबत्ती है, आपका जो मंदिर का जाना है, पूजा पाठ है या फालतू जो भी आपका खर्चा है, उसको छोड़कर समाज की वास्तव में आप पर पीड़ा है। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं 10वीं क्लास में पढ़ा लिखा हूं। मैं यहां से 1000 किलोमीटर दूर से चल के आया हूं। मैंने अपने गांव से 2 बच्चों को स्कूलों में दाखिला करवाया, कॉलेज तक लेके गया, या फिर मैं कम पढ़ा लिखा हूं मगर मेरे समाज के लोगों को मैं कलेक्टर बनाने की क्षमता रखता हूं। आप ये मत सोचिए कि गरीब आदमी, एक अनपढ़ आदमी समाज सेवा नहीं कर सकता है।
मैं वहां से चलकर यहाँ तक आकर लोगों के लिए काम करने का इच्छुक रखता हूँ, तो आप हर व्यक्ति समाज सेवा करने की इच्छुक रखिए और अपने समाज के अंदर 1 रुपये रोज का दान कीजिए। अपने गांव में लाइब्रेरी बनाइए, मातृशक्ति अपना खुद का रोजगार बनाइए, गांव की फसल लेकर आप अपना कारोबार चलाइए। गांव की 10 महिला मिलकर छोटे गांव से सामान खरीदकर पिसवा कर अपने गांव में बेच दीजिए। उससे आपका कुपोषण भी बच जाएगा। जो हमारे खान पीन में जो बीमारियां आती है, कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ रही है, वो भी हम मुक्त हो जाएंगे। तो ये देश को बचाना है तो सबसे पहले पूरे देश के लोग इन गैर आदिवासियों के संगठनों से बाहर आ जाइए, धर्म से बाहर आ जाइए, और जो आसपास में अपने समाज के ऊपर जो गैर आदिवासियों का जो विचारधारा है और प्रभाव है उसको खत्म नहीं करोगे तो आने वाली टाइम में हमारे जो युवा पीढ़ी है वो जो गांजा है, दारू है, इसमें पी के मर जाएंगे, और हमारी मातृशक्ति है वो जिंदा रहेगी, वो इतनी प्रताड़ित हो जाएगी जिसका कोई हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए युवा पीढ़ी भी अपनी माँ बहन परिवार और समाज की विचारधारा रखते हुए और ये सोच समझकर जो नशा प्रवृत्ति है उसको हमारे ही समाज के अंदर डाला जा रहा है। गांजा, बीड़ी, स्मैक, ये जो जितने भी नशीली पदार्थ है उनको आप भी छोड़िए, ताकि हमारा जीवन स्वस्थ होगा, हम समाज को बचा पाएंगे और हमारे पूरे आदिवासी समुदाय को बचा पाएंगे। ज़्यादा मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा। मैं काफ़ी समय से जो जुड़ा हूँ आदिवासी विचारधारा से, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मेरे जीवन में अंत समय तक मैं अपने आदिवासी समाज को बचाने का प्रयास करूंगा और सीखता रहूंगा। आपकी जय, जय जवाहर। उनका लास्ट में रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। एक बार फिर से जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे 1 साल का जिनने जिम्मेदार लेकर पूरे समाज को एक दिशा देने का काम किया है, ऐसे हमारे आज से वर्तमान अध्यक्ष का हम बहुत बहुत आभार मानते हैं, धन्यवाद देते हैं। इस अवसर पर हम संतोष भाई से विनती करते हैं को गीत के लिए आ जाए। एक हम छोटा सा गीत यहाँ पे सुन लेते हैं, इसके बाद हम आगे के जो हमारे संतोष भाई है यहाँ पे, जगन भाई को भी सुन लेंगे। ठीक है, जगन भाई को भी सुन लेंगे। संतोष भाई हमारे सामने एक गीत पेश करेंगे और इसके बाद हमारे जो 5 राज्यों के साथी वक्ता है, युवा वक्ता है और हमारे पूरे देश से जो वक्ता आए हैं उनको हम सुनेंगे। धन्यवाद। सभी को जोहार, उलगुलान जिंदाबाद। अमो अखा लड़ेंगे लड़ेंगे। थैंक यू। मेरा जो गीत है आदिम इतिहास क्रांति, जो कि डोल कविता संग्रह से है। धरती हमारी माँ है, धरती हमारी माँ है, हम टेकते हैं माथा इस माँ के लिए, खून बहाए लड़े हैं आदिवासी, इस माँ के लिए खून बहाया लड़े हैं आदिवासी। धरती हमारी माँ है, हम टेकते हैं माथा इस माँ के लिए, खून बहाया लड़े हैं आदिवासी, इस माँ के लिए खून बहाया लड़े हैं आदिवासी। आदिम यह समाज संस्कृति है महान, आदिम यह समाज संस्कृति है महान, समान अपना नाता प्रकृति है दैवत, जल जंगल जमीन के राजे, जल जंगल जमीन के राज हुए कैसे वनवासी, इस माँ के लिए खून बहाया लड़े हैं आदिवासी, इस माँ के लिए खून बहाया लड़े हैं आदिवासी। धरती हमारी माँ है, हम टेकते हैं माथा इस माँ के
लिए खून बहाया लड़े हैं आदिवासी, इस माँ के लिए खून बहाया लड़े हैं आदिवासी। सप्त सिंधु मैदानी आदिम थे निवासी, सप्त सिंधु मैदानी आदिम थे निवासी, आर्यों ने किया था हमला, आर्यों ने किया था हमला, दान में अंगूठा छिना था उसने, जल जंगल जमीन के राजे, जल जंगल जमीन के राजे हुए कैसे बनवासी, इस माँ के लिए खून बहाया लड़े हैं आदिवासी, इस माँ के लिए खून बहाया लड़े हैं आदिवासी। सप्त सिंधु जग जेता जन्मा था दिव्य, अजरामर वीर एकलव्य, जग जेता जन्म था दिव्य, अजरामर वीर एकलव्य, छल किया था द्रोणा ने, दान में अंगूठा छिना था उन्होंने, थे योद्धाओं के सम्राट वे, थे योद्धाओं के सम्राट वे, प्रकृति के शिष्य आदिवासी, इस माँ के लिए खून बहाया लड़े हैं आदिवासी, इस माँ के लिए खून बहाया लड़े हैं आदिवासी। इतिहास नहीं मिटता है, इतिहास छुपाता नहीं है, इतिहास नहीं मिटता है, इतिहास फंसाता नहीं है, इतिहासकार यह भूले हैं, इतिहास उनका भी रचेगा काल, यह इतिहास रचने वाले हैं, पुनर्इतिहास रचने वाले हैं, इतिहासकार आदिवासी, इस माँ के लिए खून बहाया लड़े हैं आदिवासी, इस माँ के लिए खून बहाया लड़े हैं आदिवासी। थैंक यू धन्यवाद। और अंत में एक कह देना चाहता हूँ कि जो आंधी से टकराए उसे तूफान कहते हैं, जो आंधी से टकराए उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफानों से टकराए उसे आदिवासी कहते हैं, उसे आदिवासी कहते हैं। थैंक यू। हमारे संतोष भाई जी को देश के काफ़ी राज्यों में सम्मानित किया है। मुझे जानकारी पूरी नहीं है, लेकिन हम जानना चाहते हैं, आप युवा साथी सब जानना चाहते हैं कि आपको कहाँ कहाँ सम्मान किया गया है। कृपया आप करके आप बताएंगे तो थोड़ा युवाओं को एक ऊर्जा मिलेगी। अच्छा, तो मेरा 2017 में डोल किताब पब्लिश हुआ, जिसमें मराठी और हमारी पावरी मातृभाषा से कविताएं हैं, जिसको महाराष्ट्र में अब तक 5 अवार्ड मिल चुके हैं। और हाल ही में नवंबर महीने में जो दूसरी किताब मेरी निकली, जो पावरा बोली से हिंदी अनुवाद है, जिसका शीर्षक है हेमटू। हेमटू का मतलब है अतिक्रमण, जो पावरा बोली से हिंदी अनुवाद है। उसको हाल ही नवंबर महीने में झारखंड रांची में वो किताब पब्लिश हुई, और उस किताब को जयपाल जूलियस खन्ना राष्ट्रीय साहित्य अवार्ड मिला। और झारखंड से ही संवाद फेलोशिप मिली है, कि जिसमें आदिवासी लोकगीत और लोक कथाएं जो है उसकी किताब बनाना है मुझको उस संवाद फेलोशिप के तहत। शुक्रिया, थैंक यू। जोरदार तालियां भाई हमारे संतोष पावरा जी के लिए, बहुत बढ़िया। आगे के वक्ता के लिए आप हमारी क्या नाम, स्वाति जी, स्वाति पटेल जो है गुजरात से है, वो आगे का वक्ताओं का नाम अनाउंस करेंगे। स्वाति जी। जोहार सभी को। तो इसके बाद हमारे सामने अपने विचार लेके आएंगे अपने विषय के साथ एडवोकेट जितेंद्र वसावे, जो महाराष्ट्र से। तो प्लीज़ एडवोकेट जितेंद्र वसावे जी स्टेज पर आइए। हेलो, 31वां
आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन दादरा नगर हवेली में होने जा रहा है। इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर भारत देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए सभी भाई बहनों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। से जय जोहार, आपकी जय, जय आदिवासी। दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है स्किल डेवलपमेंट और समस्याएं। दोस्तों, मेरे स्किल के अभाव से मैं यहाँ पर आज आप सभी देखोगे कि मैं हिंदी अच्छे से बोल नहीं पाऊँगा, क्योंकि हमारी वहाँ की जो भाषा है, मातृभाषा, वो मराठी है। मुझे आज यहाँ पर बोलते समय पहली बार एहसास हो रहा कि आज हिंदी के अभाव से मैं अच्छे से बोल नहीं पाऊँगा। मेरी जो बात होगी वहाँ पे अच्छे से नहीं रख पाऊँगा। मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष जयदीप भाई पटेल से विनती करता हूं कि मैं यहाँ पर मेरे जो विचार है मेरी मातृभाषा मराठी में रखना चाहूँगा। थैंक यू। ओके, ठीक। ओके। या ठिकाणी बोलताना मला अत्यंत आनंद होता है कि आज मला जो विषय दिला गेला आहे तो स्किल डेव्हलपमेंट आणि समस्या। मित्रों, आपल्या ट्रायबल भागात आपण ज्यावेळी बघतो की आपली जी पोरं आहे, शाळेत शिकणारी आहे, त्या पोरांमध्ये विविध प्रकारचं कौशल्य लपून आहे, ते आपणा सगळ्यांना दिसत नाहीये। मित्रांनो, ज्यावेळी आपण धडपडत असतो, प्रयत्न करीत असतो, अशा वेळी आपल्याला आपली जी प्राथमिक शाळा आहे त्या शाळेत आपलं जे शिक्षण है ते मातृभाषा योग्य ते दिलं जात नहीं। मग उससे हमें इतनी तकलीफ आती है कि आगे जाकर के मैं अभी इस व्यासपीठ से बात कर रहा हूँ, जब मुझे हमारे जो विचार है वो अच्छे से रख नहीं पा रहा हूँ, तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आती हैं। दोस्तों, आपल्या पाडा ट्रायबल एरियात जी काही जुनी संस्कृती आहे, कोरीव काम असेल, त्याचबरोबर जी नाही का हस्तशिला असेल, त्याचबरोबर जी काही आधुनिक शेती अवजारे आहे, अशी शेती अवजारे आपल्या पाडात लुप्त होत चाललेली ती जी कामं आहे ती विसरत चाललेली आहे। मग अशा वेळी ह्या सगळ्या व्यवस्थेला जबाबदार कोण आहे? ह्या व्यवस्थेला जबाबदार आहे ती म्हणजे शिक्षण पॉलिसी। जर आपल्या ट्रायबल भागात जर वेळेवर शिक्षक येत असतील, जी काही शिक्षणाची पद्धती व्यवस्थित चालवली, त्याचबरोबर वेळेवर शिक्षण दिलं गेलं, तर माझ्यासारख्या त्याचबरोबर आपल्या ट्रायबल भागातल्या विद्यार्थ्यांना जे बोलण्याचं कौशल्य असेल, लिखाणाचं कौशल्य असेल, त्याचबरोबर बोलण्याचं कौशल्य असेल, अशी अगणित अशी कौशल्य आपली पोरं आत्मसात करू शकतात आणि पुढे जाऊ शकतात। मित्रांनो, आपल्या भागात आदिवासीमध्ये जे काही नाही का, मी साधं उदाहरण देऊ इच्छितो की जे काही भगर आहे, ती भगरसारखी जे उत्पन्नाचा प्रकार आहे, तो ज्यावेळी आपल्या युवांमध्ये आपण बघतो की जे भगर आहे ती आपल्याकडचे जे बाहेरची लोक असतात, मोलगी असेल किंवा धडगाव असेल किंवा कुठल्याही ठिकाणी विकत घेतात। ते कितीला घेतात? 10 आणि 15 रुपयाला विकायला घेतात 1 किलो, आणि ती जी लोक असतात ते कितीला विकतात? 200-300 रुपयाला किलो विकतात। मग अशा वेळी आपल्या समाजातली जी लोक आहे, आपल्या समाजातले युवा आहे, युवती आहे, ते संघटन करून कौशल्य जर त्यांनी बहाल केलं, मिळवलं, संघर्ष केला, तर तशा ठिकाणी जाऊन आपली ही पोरं स्वयं उद्योजक उभारू शकतात। पण समस्या भरपूर आहे की शिक्षणाबरोबरच आपल्या भागात बघतो की इतर जे काही नेता आहे त्यांची जी काही जबाबदारी आहे ती योग्य ती पार पाडत नाही। मग ह्याला जबाबदार कोण आहे हे आपण सगळ्यांना विचारलं पाहिजे। कारण की आपल्याकडचे लोक बघतो, आपण पुढारी बघतो की या ठिकाणी पार्टीच्या नावावर निवडून येतात आणि आपल्या समस्या मांडत नाही, आणि पुढे जाऊन आपल्या विरोधात बोलण्यासाठी ते मागे पुढे विचार करीत नाही। मग अशा वेळी आपल्याला अडचणी तेच आणतात। मग त्याला जबाबदार आपणच आहोत, कारण की आपण सगळे जण हुशार असून सुद्धा
काही अडाणी पुढारी आहेत, अशिक्षित पुढारी आहेत, तसल्या लोकांना आपण निवडून देतो. तर ती लोक आपल्यासाठी स्किल डेव्हलपमेंट झालं पाहिजे, आपण पुढे गेलो पाहिजे, व्यासपीठावर बोललो पाहिजे, संघटन उभं केलं पाहिजे. त्याचबरोबर इतर ज्या काही चांगल्या गोष्टी असतात त्या कुठल्या पद्धतीने ती लोक निर्माण करतील हे आपण सगळ्यांनी ठरवलं पाहिजे. कारण आपल्या भागात बऱ्याच चांगल्या गोष्टी आहेत, बऱ्याच चांगल्या सुविधा आहेत, त्या सगळ्या निर्माण करण्यासाठी आपण सगळे जण जबाबदार आहोत. म्हणून या ठिकाणी मी इतर जे काही युवा बसलेले आहेत त्या सगळ्या युवांना विनंती करतो की यापुढं ज्या कुठच्या गोष्टी असतील त्या सांभाळण्यासाठी आपण सगळ्यांना पुढे यावं लागेल, संघर्ष करावा लागेल आणि शिक्षणासाठी आपल्याला धडपड करावी लागेल. कारण की आपलं समाज संरक्षण करण्यासाठी आपल्याला चांगली शिक्षा घ्यावी लागेल. चांगली शिक्षा घेऊन आपण पुढे जाऊ शकतो आणि चांगली शिक्षा असेल, चांगलं स्किल असेल तरच आपण पुढे जाऊ शकतो. म्हणून तुम्हा सगळ्यांनी मी या व्यासपीठाच्या माध्यमातून एवढीच विनंती करीन की या ठिकाणी आपण सगळ्यांनी अगदी शिस्तीनं संघर्ष करायचा आणि पुढे जायचं आहे. यानंतर मैं समझ सकता हूं कि यहाँ पर जो युवा उपस्थित है, मैं सभी से विनती करता हूं कि आगे हमारे समाज में कोई अच्छी चीजें हैं वो हम सबको पहचानना सीखना चाहिए. और बाहर मार्केटिंग बहुत सारी चीजें हैं हमारे यहाँ हम कर सकते हैं, वो भी हमें सीखना चाहिए. क्योंकि हम अगर अब पढ़े नहीं लिखे नहीं, स्किल जो है हम लोगों ने अपनाया नहीं और बहाल नहीं किया तो आगे जाके हमें बहुत तोटे होने वाले, उसके परिणाम होने वाले हमारे समाज ऊपर. क्योंकि अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा पिछले 2 महीने पहले कि हमारे समाज पर मणिपुर में जो अन्याय अत्याचार हुआ है हमारी माँ बहनों पर खुलेआम सबके सामने, वो किस वजह से हुआ वो भी हम लोगों को सोचना जरूरी है. क्योंकि हमारे समाज में संगठन का अभाव है, स्किल का अभाव है. उसके साथ जो हमारे जो पॉलिटिशियन है उनका स्किल का अभाव है, यूनिटी का अभाव है. इसके वजह से हमारे ऊपर बहुत सारे अन्याय अत्याचार होते हैं. उसके बाद हमारे समाज पर 2 महीने पहले हमने सबने देखा जो मध्य प्रदेश में जो अमानुष घटना हुई. हमारा एक भाई था, उस भाई पर किसी आरएसएस के आदमी ने सबके सामने खुला शोष किया उसके ऊपर. वो भी हम लोगों के लिए अपमानजनक बात है. ऐसी बातें कब तक सहते रहेंगे हम, वो भी सोचना चाहिए. क्योंकि हमारे समाज में स्किल न होने के कारण ये ऐसी सारी घटनाएं होती है. इसलिए मैं सभी दोस्तों से अनुरोध करता हूं कि उससे आगे हमारे जो समाज है जमीन बचा पाए, संघर्ष करे, लड़े. और ये सब चीजें करने के लिए हम सबको इकट्ठा होना है और साथ में मिलकर चलना है, लड़ना है, शिक्षा लेनी है और एक जगह पे आकर सब पक्ष धर्म के आधार पे न जाते हुए हम सबको एकत्र आना है और लड़ना है. यहाँ पर उपस्थित सभी भाई बहनों ने मुझे अच्छे से सुना, मेरी जो बात है वो रखने को मौका दिया. और एक बार यहाँ पर उपस्थित सभी भाई बहनों का मैं शुक्रगुजार व्यक्त करता हूँ और यहाँ पर मेरी जो बात है वो खत्म करता हूँ. जय हिंद, जय आदिवासी. थैंक यू जितेंद्र भाई वसावे. बहुत अच्छा उन्होंने स्किल डेवलपमेंट और समस्या पे बारे में बताया हमें. एक सूचना दे रही हूँ वक्ताओं को कि 7 मिनट में उनको उनका विषय ख़त्म करना है, बोलना है. तो इसके बाद हम बुलाते हैं डॉक्टर ललित किशोर जी को जो राजस्थान से है. और इसके बाद तीसरे नंबर पे रमेश चंद्र खराड़ी जो मध्य प्रदेश से वो आएंगे, तो वो रेडी रहिए. तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ डॉक्टर ललित किशोर जी आइए और अपना विषय हमारे सामने रखिए और बोलिए. थैंक यू. जय आदिवासी, जय जोहार. थोड़ा सा करेक्शन है मैडम, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ.
मेरा जो विषय है वो सिकल सेल रोग है। 31वें आदिवासी सम्मेलन में पहले तो मैं इस मंच का बहुत आभारी हूँ कि मुझे इस स्वास्थ्य के विषय में एक महत्वपूर्ण पहलू जो सिकल सेल है, आदिवासी समुदाय के लिए ये एक दिमक की तरह, ये जो बीमारी है वो दिमक की तरह है और हमें अंदर से लगातार खोखले करते जा रही है, पर अभी तक इस पे विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। कुछ राज्यों में ही इसके बारे में जानकारियां हैं और बाकी नहीं है। तो मैं पहले तो ये बताना चाहूँगा कि मैं खुद ही सिकल सेल रोगी हूँ और यहाँ पे जितने भी आदिवासी भाई बहन हैं ये मुख्य रूप से थोड़ा इस पे ध्यान दें कि ये जो बीमारी है वो आनुवंशिक बीमारी है जो भारत के 17 स्टेटों में करीब 17 स्टेटों में ही आदिवासियों में मुख्यतः पाई जाती है। तो पहले मैं बताता हूँ सिकल सेल रोग है क्या। सिकल सेल जो रोग है वो अपनी आरबीसी जो होती है, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, उनका शेप है वो सिकल शेप्ड हो जाता है, जिसकी वजह से आरबीसी जो है वो ऑक्सीजन कैरी करने का काम करती है, पर वो ऑक्सीजन प्रॉपर रूप से अपनी बॉडी में नहीं पहुंच पाती है और वहाँ पे नेक्रोसिस होने लग जाता है, क्योंकि उसका जो शेप है वो नॉर्मल गोल ना होके और सिकल होता है। तो इस वजह से बहुत भयंकर दर्द होता है। इसके मुख्य जो लक्षण हैं वो एक तो पीलिया होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है हाथ पैरों में और बच्चे बार बार बीमार होते हैं। तो इसके लिए हमें खुद से ही, क्योंकि अभी तक इस पे विशेष ध्यान नहीं दिया गया है और इसकी स्क्रीनिंग बहुत कम जगह पे हुई है, तो हमें खुद से ही जाके पहले से, क्योंकि ये आनुवंशिक बीमारी है, अपने आसपास के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ पे जाके अपने खुद का स्टेटस को चेक करवा दीजिए। जिस तरह से अपन अपने व्हाट्सएप के स्टेटस को बराबर लगाते हैं, फेसबुक पे लगाते हैं, तो सिकल सेल का स्टेटस है वो हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक आनुवंशिक बीमारी है और ये जो 2 टाइप की होती है, एक इसमें वाहक होते हैं और एक दूसरा होता है रोगी, जो मैं आपके सामने खड़ा हूँ। क्योंकि मेरे माता पिता जो थे वो वाहक थे और उन्हें कोई सिम्टम्स नहीं थे, और क्योंकि यहाँ पे अपन जानते नहीं, अपन हमें लगता है कि हम एकदम नॉर्मल हैं, बट जब शादी होने के बाद एक बच्चा पैदा होता है और फिर वो बार बार बीमार होता है, हम हॉस्पिटल के चक्कर लगाते हैं और फिर पता चलता है कि ये बच्चा सिकल सेल रोगी है। तो अगर एक फैमिली में अगर इस तरह का एक सिकल सेल रोगी कोई बच्चा है तो उसकी सोशल, मेंटल और इकोनॉमिकल तीनों हालतें बहुत ख़राब हो जाती हैं। तो मेरी आप सभी से विनती है कि आप अपना सिकल सेल टेस्ट ज़रूर कराएं, ताकि हम इस दीमक जैसी जो बीमारी है उससे बच सकें और अपनी आने वाली नई जो जनरेशन, आदिवासी जो जनरेशन है, उसको हम बचा पाएँ। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो आपके आसपास के हॉस्पिटल्स में अब उपलब्ध होने लग गया है। वैसे ये जो बीमारी है इसका मतलब ऐसा नहीं है कि दवाई खाने के बाद, यहाँ दवाई कुछ दिन लेने के बाद ये बंद हो जाए। ये अपन को लाइफ टाइम दवाई लेनी पड़ती है, इसके लिए इसको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप सभी से मेरी एक ही विनती है कि अपना सिकल सेल टेस्ट जरूर कराएं। और मैं इस आदिवासी एकता परिषद की पूरी टीम और यहाँ पे जितने संचालक हैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सिकल सेल पे मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। धन्यवाद ललित किशोर जी। इसके बाद आएंगे डॉक्टर कमल दामोर जी, मध्य प्रदेश से है, तो प्लीज स्टेज पर आया। उससे पहले एक खास सूचना है, कृपया करके यहाँ के स्थानिक युवा साथी, रसोड़े में काफ़ी संख्या में वॉलंटियर की ज़रूरत है, वहाँ पे बांटने वाला भी कोई नहीं है, कृपया हमें सहयोग करें। और यहाँ के साथी कृपया करके वहाँ जाइए, चावल परोसने, दाल परोसने में यहाँ वॉलंटियर की ज़रूरत है। और एक खास सूचना है,
कि जिनकी भी गाड़ियां 5 रोड पे खड़ी है उनकी वजह से पूरा रोड पर ट्रैफिक जाम हो गया है। मेहरबानी करके वो गाड़ियां वहां से हटवाइए, अन्यथा पुलिस वो गाड़ी टोचन भी कर सकती है, अपने कब्जे में भी ले सकती है। गाड़ी नंबर है MH15DM 0871, MH15DM 0871, MH19EA 5973, MH19EA 5973, GJ21 AH 4728, GJ16DK 7765, MH48BH 8154 और GJ36B 4833। ये गाड़ियां रोड पे खड़ी है, मेहरबानी करके वहां से हटवाइए, हमें ट्रैफिक कंट्रोल करने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद। सबसे पहले हमारे क्रांतिकारियों को नमन करते हुए और एक खास सूचना है, पंडाल की जितनी भी गाड़ियां हैं, जिन्होंने स्टॉल लिया है या अपनी निजी गाड़ियां हैं, वो कृपया करके बाहर निकले, पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करें, वहां हम ब्लॉक करेंगे, उसके बाद गाड़ी कोई निकाल नहीं पाएगा। कृपया करके इस बात पे ध्यान दें, गौर करें और अपनी अपनी गाड़ियां पार्किंग में लगाएं और हमें सहयोग करें, इस महासम्मेलन को सफल बनाने में अपना योगदान देवे। धन्यवाद। धन्यवाद। जितने जहाँ तक हमारे सुरेश भाई की आवाज़ जा रही है, वो अपना जो उसका जो बोल रहे उसका पालन करें और अपने वाहन बाहर करें। धन्यवाद। हमारे क्रांतिकारियों को नमन करते हुए आज युवा सत्र चालू है और आज इस सत्र के शुरुआत में ही हमारी नारी शक्ति जो बैठी है, उन्होंने पूरा जो युवा सत्र का क्या उद्देश्य, उन्हें क्या करना चाहिए, वो उन्होंने गीत और एक नृत्य के माध्यम से बताया। उन्होंने भले किसी ने गीत के रूप में उसको लिया है, लेकिन जिस इंसान ने, हमारी छोटी छोटी बहनों ने जो बात रखी है, उस बात को ग्रहण करेंगे तो हमारा जो समाज है वो आगे बढ़ेगा। इसी बहुत बढ़िया अच्छा लगा मुझे। और हमारे जो वैचारिक आंदोलन है, और उस वैचारिक में किसी को कुछ कहने नहीं आया हूँ और ना बोलने आया हूँ। मैं आदिवासी एकता परिषद के जो वैचारिक आंदोलन है, उस आंदोलन के माध्यम से मैं अपने मध्य प्रदेश में जहाँ जरूरत पड़ती है, उसके माध्यम से जहाँ आंदोलन करते हैं, उस संवैधानिक तरीके से हम लोग आंदोलन करते हैं। जल जंगल जमीन का जो हमारी बहनों ने बोला कि हम संविधान का पालन करते, संविधान की संवैधानिक तरीके से हम लोग, हमारे झाबुआ जिले, रतलाम जिले में हमने कई जल जंगल जमीन को लेकर हमने आंदोलन किया और ऐसा आंदोलन किया कि वहाँ के जिलाधीश कलेक्टर महोदय को भी जमीन पे बिठाकर बात करने को मजबूर किया। तो ऐसे ही हमारे 13-3 का रूढ़िगत ग्राम सभा को हम लोग गठित करना पड़ेगा, उसको मजबूत करना पड़ेगा। जो हमारा निवेश क्षेत्र था, जो हमारी लड़ाई है मोन मेटो, उस लड़ाई को लेकर हमारे झाबुआ जिले में हमारी हजारों हेक्टेयर जमीन 8 लेन के रोड में जा रही थी। उसको लेकर हमने ग्राम पंचायत का ठहरा प्रस्ताव बनाकर कलेक्टर को दिया और उसके बाद में कलेक्टर साहब ने नीचे बैठकर हमें आश्वासन दिया कि आज के बाद में हम लोग हमारे आपके क्षेत्र में, इस अनुसूचित क्षेत्र में, आदिवासी ट्रैवल क्षेत्र में हम लोग ऐसे निवेश क्षेत्र कभी नहीं लाएंगे, ये आश्वासन दिया। तो मैं युवा साथियों से, युवा क्रांति, आज युवा क्रांति आई है, युवा साथी आई है, नई क्रांति लाए हैं, इसके नारे के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि देश और दुनिया को बदलना चाहते हैं, अपने समाज को बदलना चाहते हैं, तो हमें शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ में सामाजिक एकता लाना होगा, सामाजिक जनजागृति लाना होगा, सामाजिक जितने हक अधिकार आरक्षण है उसको भी लाना होगा। पढ़ने के साथ साथ में हमारे क्रांतिकारियों ने हमारे लिए क्या किया, उसको भी हमको जहन्नुम में लाना होगा, हमारे दिमाग में लाना होगा कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया। हम लोग हमारी पढ़ाई के साथ साथ में बहुत सारी तैयारी कर सकते हैं, हमारे मम्मी पापा को बोल सकते हैं, लेकिन आज हमारे इस पूरे भारत देश में बहुत कम ऐसे लोग हैं जहां हमारे क्रांतिकारियों के घर में फोटो मिलेंगे। हम संस्कृति की बात करते हैं, हमारे क्रांतिकारियों की बात करते हैं, तो आप लोग हमारे घरों में कम से कम बाबा साहब अम्बेडकर, बिरसा मुंडा, टंट्या भील, रानी झलकारी भी, ऐसे क्रांतिकारियों के भी फोटो रखें, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, वो भी हमें वो देखे उन्हें और पूछे कि ये कौन है।
तो ऐसे हमारे क्षेत्र के हमारे आदिवासी समाज के भी क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। तो मैं युवा समाज से यही कहूँगा कि यहाँ से जो आदिवासी एकता परिषद का जो वैचारिक आंदोलन है, जो जल जंगल जमीन लड़ने का जो तरीका है, जो संवैधानिक तरीके से हम लोग लड़ते हैं और उसको जीतते हैं। हमारे लोग कई लोगों में धर्म के बारे में या कई बारे में बांट के हमको अलग अलग करते हैं, लेकिन हमें बंटने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग आदिवासी समाज है और आदिवासी समाज को लेके चलते हैं, और जो आदिवासी समाज को लेके चलेगा उसमें सबसे बड़ी ताकत रहेगी। हमें संगठन में बंट के नहीं रहना है, धर्मों में बंट के नहीं रहना है, क्योंकि आज का जो युवा है, आज का जो आने वाली पीढ़ी को जो ताकत दे सकता है वो हमारी युवा साथी है। मैं इसी के साथ में मैं अपना उद्बोधन यही ख़त्म करूंगा। युवा क्रांति आई है, नई सोच के साथ में आई है और समाज में कोई परिवर्तन लाने का एक सोच रखें। धन्यवाद। जोहार, जिंदाबाद, जय आदिवासी। इसके बाद दादरा नगर हवेली से रितेश भाई भट्ट अपनी बात रखेंगे। જો આપે બોલેલા યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી બેલ આઇકન જરૂર દબાવશો।